जय हिंद दोस्तों। वेनेजुला के बाद अब ग्रीनलैंड की बारी है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का अगला टारगेट है और इसके 3 विकल्प हैं जिसके ऊपर में बहुत ज़्यादा चिंतन हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के। और इसको ओपनली डोनाल्ड ट्रंप साहब और वहाँ के लोग खास करके जो सीनेट है, कांग्रेस के अंदर में डिस्कशंस हैं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली बार भी आए थे तो 2019 में उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की थी कि बहुत जरूरी है उनके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए, स्पेशली द आर्टिक का ये गेटवे है। तो क्या ऑब्सेशन है। और जबकि वेनेजुला के अंदर में उन्होंने 3 जनवरी 2026 के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसमें कि उनके स्पेशल फोर्सेस ने काम किया और अडॉप्ट किया निकोलस मदुरो को, उसके बाद उनका ये कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ गया है। और उनका ये मानना है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एयरफोर्स 1 में एक बात कही कि हम 2-3 महीने के अंदर में वेनेजुला की जितने इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग वहां पर कौन सत्ता में काबिज होगा, चेंज ऑफ रिजीम होगा कि नहीं, वो सेटल कर लेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ग्रीनलैंड है। एब्सोल्युटली क्लियर, कंसाइज। तो आइए सबसे पहले हम उसके जाने की बेसिक फैक्ट्स क्या है ग्रीनलैंड के ऊपर में, हिस्टोरिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क का रहा है 1721 से, बहुत पुराना किंगडम, उसका पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क। और इसको ऑटोनॉमी ने डेनमार्क ने दे दिया था 1979 में। और 2009 में ये सेल्फ गवर्न आपका आइलैंड है, 2009 में ही हुआ है। और उसकी पॉपुलेशन, पूरे ग्रीनलैंड की जो पॉपुलेशन है, मात्र 57,000। हाँ, जो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57,000 लोग वहां रहते हैं। और वो वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहते हैं, ईस्टर्न साइड पूरा खाली है। ये तकरीबन 1/4, यदि उसकी टेरिटरी देखें पूरा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को, जिसमें अलास्का शामिल है, तो उसका 1/4 भाग ही आपका ग्रीनलैंड है। 80% जो ग्रीनलैंड की जमीन है वो अभी बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ पिघल रहे हैं। और ये भंडार है आज के दिन में, ये सबसे बड़ा आइलैंड है आर्टिक में और पूरे विश्व के अंदर में। और इसके अंदर में भंडार है रेयर अर्थ मटेरियल की, जो कि आज के वेपन सिस्टम के लिए और इक्विपमेंट के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए वो चीजें हैं, इंक्लूडिंग यूरेनियम, जो कि अमेरिका आज के दिन में आपको रशिया से खरीदता है। यूरेनियम का भंडार है, तेल है, नेचुरल रिसोर्स और रेयर अर्थ मटेरियल। और सबकी आंखें, खास करके चाइना, 80% पूरे विश्व का रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के अभी उसने अपने बस में कर लिया है। तो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि इतने बड़े भंडार के ऊपर में उसका वर्चस्व रहे। और देखिए, ये ऐसे नहीं है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप बात करे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में जब खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 में ट्रूमैन होते थे वहां के प्रेसिडेंट, उस समय भी $100 मिलियन और अलास्का को उन्होंने खरीदा था मात्र 7.2 मिलियन डॉलर के ऊपर, 7 पॉइंट, उसको $100 मिलियन पे खरीदना चाहते थे। वो उन्होंने भले ही 1886 के आसपास खरीदा था, मगर इसको $100 मिलियन पे, मगर उस समय भी ये एग्रीमेंट नहीं हुई। इसलिए 1949 में इसका एक मेन कारण था, नाटो बनाया गया अमेरिका के नेतृत्व में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके जो संस्थापक देशों में डेनमार्क एक था, क्योंकि उसका विस्तार तो बाद में हुआ, पहले 9 देश थे, उसमें डेनमार्क भी एक नंबर, क्योंकि वो आपका पहला देश है जो उनके साथ बनाया। और उस समय ये 1949 में नाटो बना, उसके 2 साल बाद 1951 में डेनमार्क और अमेरिका के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। और अमेरिका को ये एग्रीमेंट हुआ कि वो अपना एक डिफेंस बेस वहां बनाए। और उसने डिफेंस बेस, एयर बेस या स्पेस बेस कहता है, पोटोफिक जो इलाका है नॉर्थ वेस्ट में, वो नया नाम है, वहां पर उसने एयर बेस और स्पेस बेस है। और वो उसके मिसाइल डिफेंस का हिस्सा है, अर्ली वार्निंग का। तो अब क्या है उनको, क्योंकि इतना खनिज पदार्थ है और ये गेटवे है, 21वीं सदी में
आर्टिक के अंदर भी इतनी और मेल्ट हो रही है, चाहे हम उसको कहते हैं नॉर्थ जो कॉरिडोर बनेगा, बोथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दुनिया काफी सिमट जाएगी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आर्टिक पिघल रहा है और उसमें बढ़त है रशिया को बहुत ज्यादा। उसने तकरीबन 40 साल का बढ़त, 4 दशक का बढ़त ले रखा है, और एवरीथिंग जो भी आर्टिक को कंट्रोल करेगा ये 21st सेंचुरी उसकी होगी, ऐसा मानना है, सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो देखिए उनके पास 3 ऑप्शंस के खुले तौर पर वो उसकी मंथन कर रहे हैं, सोच लिया। वो कहते हैं बाइंग द ग्रीनलैंड, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सेकंड टर्म में आए तो पहला बिल जो कांग्रेस ने पास किया था वो परमिट किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि ही कैन डील कर सकते हैं डेनमार्क के साथ में फॉर बाइंग ऑफ ग्रीनलैंड, या उसको सेटल करना के लिए उनको है। और मार्को रूबियो हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के, वो भी इसी फेवर में हैं, और बार बार डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क है वो बात करना चाहता है, मार्को रूबियो अभी तक नहीं गए वहां पर। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गए हैं, जेडी वैन गए हैं, जेडी वैन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आए हैं ग्रीनलैंड के ऊपर में, और उन्होंने इसकी फीलर की है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ये बात कहा तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क की फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी भी हालत में ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर, ये उनका है कि नॉट फॉर, और यहीं पर गुत्थम गुत्था है, यही उनके विचारधाराओं में है। वो कहते हैं कि वी कैन बाय, फिर वो कहते हैं कि हमारे ऑप्शंस, यदि हम खरीद नहीं सकते तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। 2 ऑप्शंस और हैं, ये फॉर्मिंग ए कॉम्पैक्ट फ्री एसोसिएशन, फिर से बोलता हूं, फॉर्मिंग ए कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, ये उन्होंने पहले किया हुआ है। और यदि आप अमेरिका के मैप को खोलेंगे तो आपको कोने में दिखाई देगा ए कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, उसमें 3 आइलैंड है, पलाऊ है, मार्शल आइलैंड है और मर्कोसिलिया। तो ये जो है वो जो कि फुली सॉवरन है, वो इंडिपेंडेंट है, केवल डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ये अमेरिका तय करता है, इसके एवज में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और वहां के लोग खुश हैं इससे क्योंकि सॉवरन कंट्री है, और उनको डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी अमेरिका तय करता है। इस तरह शायद ग्रीनलैंड जो कि मोर प्रैग्मेटिक है, पर कौन मानेंगे, जो फ्री पीपल, जो वहाँ सेल्फ गवर्न लोग हैं वहाँ के जो ग्रीनलैंड के 57,000 और वहाँ की जो सत्ता है उसको माने, और डेनमार्क माने, तभी ये हो सकता है। थर्ड जो ऑप्शन है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बोल कि यदि नहीं होता है तो वी कैन यूज द मिलिट्री ऑप्शन, मिलिट्री फोर्स, जैसे ही उन्होंने वेनेजुएला में किया है। और कल ही बयान फिर आया है, जो व्हाइट हाउस के स्पोक लेडी हैं, उन्होंने कहा है कि इट इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और उनके जो सीनियर एडवाइजर हैं स्टीव मिलर, वो भी कहते हैं कि यदि अमेरिका यूज करता है अपने मिलिट्री ऑप्शंस को, कोई भी देश उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, उनको इतना कॉन्फिडेंस है। मगर जब ये हो रही है बात, तो 6 जनवरी 2026 में डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्पेन ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला है, दिया है, और उनके सब उनके लीडर्स उसमें हैं कि ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड 57,000, और डेनमार्क क्योंकि उसका ही वो किंगडम का हिस्सा है। ये बात उन्होंने लिखित में ज्वाइंट स्टेटमेंट में जारी किया हुआ है, और उन्होंने कहा है, ये कहते हैं, और जो पीएम है डेनमार्क की फ्रेडरिक्सन, उनका कहना है कि यदि उसको मिलिट्री ऑप्शन से लेते हैं तो दैट विल बी द एंड ऑफ नाटो, बिकॉज डेनमार्क इज द पहला कंट्री है जो कि नाटो के फॉर्मेशन में रहा है। आर्टिकल 5 के अंदर में एक कंट्री पे अटैक दूसरे कंट्री पे अटैक माना जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मेरे ख्याल से, मेरे जो अनुमान है, मेरा अपना सोच है, मेरी अपनी रिसर्च है, मैं कहता हूँ शायद मिलिट्री ऑप्शंस का, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनका डिफेंस बेस है। तो ये बात कहना कि मिलिटरली वो ले लेंगे, ये चीज़ शायद किसी के गले की बात में, हाँ, डराने धमकाने जो टैक्टिक्स ऑफ डीलिंग का हिस्सा हो सकता है, बट कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन लाइक मार्शल आइलैंड, पलाओ एंड मार्कोसोनिया, उसकी तरह शायद ये फुली सॉवरन रह के भी वहाँ पर
एक तरह का उनके फ्री एसोसिएशन का कॉम्पैक्ट का एग्रीमेंट होगा और ग्रीनलैंड के ऊपर में मोरलेस उसके डिफेंस में, उसकी फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका का योगदान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है आने वाले समय में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है 2 से 3 महीने के अंदर में ये कार्रवाई हो जाएगी एंड विल सेटल द स्कोर देयर आफ्टर। हम हेमिस्फीयर के अदर जब वो बात करते हैं, चाहे मैक्सिको की बात करते हैं, क्यूबा की बात करते हैं या कोलंबिया की बात करते हैं, तो ये उसका हिस्सा हो सकता है, या लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर के इसका हिस्सा हो सकता है, मगर दूसरे नंबर पे ग्रीनलैंड है। जय हिंद।